हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में ना तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 98 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर तुमने इसके पिछले चैप्टर नहीं देखे हुए तो पहले जाकर वो देख लो ताकि स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सको। और अगर पिछले चैप्टर्स देखे हुए हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 10K का टारगेट पूरा करना है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट की मदद से वीडियो की रीच बढ़ सकती है। सो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिस वक्त पेगान रसल को मारने वाला होता है उसी वक्त वहाँ पर मास्टर डारिया पहुंच गई थी। और मास्टर डारिया ने रसल को तो बचा ही लिया था, लेकिन इसी के साथ साथ हिप्नोस और ब्लेन को भी मार दिया था। और फिर हमें पता चला था कि ब्लेन अभी तक मरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। जिसके बाद रसल ने अपने फादर का बदला लेने के लिए ब्लेन को मार दिया था। और एट द एंड आर्कड्यूक स्मार्ट भी रसल के हाथों मारा जाता है। सो अब आगे आर्कड्यूक के खत्म हो जाने के बाद एंडीमियन में फिर से अमन और शांति फैल गई थी, लेकिन इस जंग की वजह से एंडीमियन को एक बहुत बड़ा बैकलैश भी झेलने को मिला था। हम देखते हैं कि योर हाइनेस यही सब बातें कर रहे थे और फिर अचानक से येलो टावर मास्टर को कहते हैं पैलेस को रिपेयर करने से पहले हमें आम जनता के घरों को रिपेयर करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि येलो टावर मास्टर भी ये काम करने के लिए तैयार हो गए। और फिर से योर हाइनेस कहते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या हिप्नोस यानी कि कल्टिस्ट सच कह रहा था। जिस पर मास्टर डारिया योर मैजेस्टी को बताती हैं कि हाँ, मैंने उसकी बातों को खुद पर्सनली सुना था। मास्टर डारिया की इस बात को सुनते हुए योर हाइनेस काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं, लेकिन उस कल्टिस्ट ने वो बात कहते हुए जिस पर्सन को मेंशन किया था वो कौन हो सकता है। और फिर मास्टर डारिया को कहने लगे कि फ्लेम टावर मास्टर, मैं इस चीज को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ जो कि कल्टिस्ट की मूवमेंट्स पर नजर रखे। जिस पर मास्टर डारिया भी ये काम करने के लिए तैयार हो गई। और फिर हम देखते हैं कि योर मैजेस्टी उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कह रहे थे तो अब सिर्फ इन सभी लोगों की कंट्रीब्यूशन पर इनको एक्नॉलेज करना रह गया है। और उस रिपोर्ट में उन सुपर ह्यूमंस का नाम पढ़ते पढ़ते अचानक से योर हाइनेस थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े। इस बारे में सोचना कि ये बच्चा सुपर ह्यूमंस के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जनरेशन में इतनी ज्यादा कम उम्र वाला सुपर ह्यूमन देख पाऊंगा। और हाँ, यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि हमारे रसल रेमंड की ही बात हो रही है। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त तक बेहोश ही था। और हम देखते हैं कि रसल के पास ही मास्टर डारिया और प्रिंसेस बैठी हुई थी। और फिर अचानक से प्रिंसेस कहने लगती है, मुझे इसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये जागा क्यों नहीं है। जिस पर मास्टर डारिया जो कि उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी अचानक से कहने लगी, प्रिंसेस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रसल रिसेंटली ही एक सुपर ह्यूमन बना है और इस वक्त वो सिंपली अपने सर्कल को स्टेबलाइज कर रहा है। एंड फिर इसी के साथ हमने मन ही मन में उस बारे में सोचते हुए जब रसल अपने आप को काफी ज्यादा पुश करके लड़ने के लिए खड़ा हो रहा था, इस बच्चे ने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया था। वाइल ये उस वक्त काफी ज्यादा अनस्टेबल था, लेकिन फिर पीस ने उस वक्त अपने 7 सर्कल को कोलैप्स होने नहीं दिया। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से मास्टर डारिया प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हुए कह रही थी, हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। रसल खुद ब खुद इस चीज को ओवरकम कर लेगा, तो तुम्हें भी उस पर यकीन करना चाहिए। एंड फिर इसी के साथ दोबारा से काफी ज्यादा टाइम बीत गया। एंड फिर हम देखते हैं कि फाइनली रसल ने अपनी आंख खोल ली होती है, लेकिन इसी के साथ हमें रसल के पास ही कुछ फ्लेम एनर्जी को दिखाया जाता है। जिस फ्लेम एनर्जी को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहता है, पेपर। एंड फिर इसी के साथ हमें कुछ सिस्टम विंडोज को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कुछ सिस्टम विंडोज में बताया जा रहा था कि स्पिरिट ऑफ फायर पेपर ने अपने आप को फायर ड्रैगन में बदल लिया है। और इसी के साथ दूसरे सिस्टम विंडो में बताया जा रहा था और जिस फायर ड्रैगन स्पिरिट के साथ तुमने कॉन्टेक्ट किया था वो दोबारा से रिस्टोर हो चुका है और अब तुम उस फायर ड्रैगन स्पिरिट को दोबारा से समन कर सकते हो। एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को किसी दूसरी जगह में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रसल अपने सामने अपने 7 सर्कल के प्रोजेक्शन को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, जिस वक्त मैं अपनी पास्ट लाइफ में आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 7 सर्कल को अचीव कर पाऊंगा। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ मैंने इस पावर को अचीव किया है, मगर इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने फादर की किलर को मारा भी है। लेकिन मेरा बदला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि एम्पायर में वो कल्ट अभी भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा, तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इस पक्के इरादे को करने के बाद अचानक से रसल अपने मन ही मन में इधर उधर देखकर कहने लगा, इतनी बड़ी ब्लेज उसकी समनिंग के लिए काफी होगी। वैसे पेपर का साइज पिछली बार तो एडजस्ट हो गया था, लेकिन एक ड्रैगन बनने के बाद अगर वो अपना साइज एडजस्ट ना कर पाया तो मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। काफी ज्यादा सीरियस होकर रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था और फिर अचानक से स्पिरिट रियांग के गेट को ओपन करने लगा। और स्पिरिट रियांग का गेट ओपन होना ही था, हमें पेपर की बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती हैं। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं पेपर एक पूरा का पूरा फायर ड्रैगन बन चुका होता है, जिसके सामने रसल छोटा सा लग रहा था। और पेपर को देखते हुए रसल शाहरुख खान वाला पोज मारते हुए कहता है, अलग जा गले। और अपने मास्टर को काफी देर के बाद देखने की वजह से पेपर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और पेपर को देखते हुए रसल भी कह रहा था, काफी देर हो गई है और वैसे भी तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो।
वैसे ये लाइन थोड़ी सी शायद पर्सनल थी। पेपर को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, इसकी बॉडी अभी भी बिल्कुल स्पिरिट की तरह है, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह हो गई है। और फिर पेपर के पावर लेवल को चेक करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा, इसकी पावर बिल्कुल किसी सेवन सर्कल के मैजिशियन की तरह है। तो इसका मतलब है कि मैंने सेवन सर्कल में ब्रेक थ्रू करने की वजह से ही ये दोबारा से वेकअप हो पाया है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से रसल पेपर को कहता है कि क्या तुम दोबारा से छोटे बन सकते हो। तो अचानक से पेपर की तरफ से काफी ज्यादा रोशनी आने लगी और हम देखते हैं कि पेपर दोबारा से क्यूट वाला पेपर बन जाता है, जिस पर रसल क्लैपिंग करते हुए पेपर की तारीफ कर रहा था। तो इस चीज की वजह से पेपर भी काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से रसल पेपर को कहने लगता है, चलो थोड़ा सा मजे किए जाएं। एंड फिर हम देखते हैं कि पेपर दोबारा से बड़े वाले फॉर्म में चेंज हो चुका होता है और रसल पेपर के ऊपर बैठे हुए हवा की सवारी कर रहा था, जहाँ रसल पेपर कितनी ज्यादा अच्छी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज को देखते हुए अपने मन ही मन में उसकी तारीफें कर रहा था कि पेपर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ इसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और हम देखते हैं कि उड़ते उड़ते अचानक से पेपर अपनी फायर एनर्जी में चेंज होना शुरू हो गया, जिस पर रसल थोड़ा सा हैरान तो हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसल पेपर की बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका होता है, जिसकी वजह से रसल के विंग्स आ चुके थे। और इस चीज की वजह से रसल हंसता हुआ कह रहा था कि तुमने मेरा माइंड रीड कर लिया, तो इसका मतलब है कि हम पहले से और भी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो चुके हैं। और फिर अचानक से रसल शो करते हुए काफी ज्यादा दूर चला गया एंड फिर दोबारा से रसल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर रहा था और इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में कह रहा था, ये उतना ज्यादा फास्ट तो नहीं है जब पेपर खुद फ्लाई करता है, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड के साथ मैं किसी सुपर ह्यूमन से मिड एयर कॉम्बैट में तो नहीं हारूंगा। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते रसल काफी ज्यादा तेजी से उड़ रहा था एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर रल्सन, मास्टर डारिया, प्रोफेसर ह्यूबर्ट, रसल और प्रिंसेस को, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग रसल को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। और रसल अपने हाथ में पकड़े हुए नोटिस को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कह रहा था, मैं ड्यूक हूँ। और इसी के साथ अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ड्यूक एक ऐसा टाइटल है जो कि रॉयल फैमिली के लोगों को दिया जाता है और एनिमियन की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रथमोस फैमिली से नहीं है और उस पर्सन को ड्यूक बनाया गया हो। इवन के रेमंड फैमिली के पैट्रियार्क जो कि एक 8th सर्कल के मैजिशियन थे, उन्हें भी कभी इस तरह का मौका नहीं मिला। रसल को इन सोचों में गुम देखकर अचानक से प्रिंसेस उसके फेस को पिंच करते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। वेल, मैं भी किंग के डिसीजन से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी हूँ। और तभी अचानक से मास्टर डारिया भी कहती है कि सिर्फ तुम ही हैरान नहीं हुई बल्कि सभी के सभी लोग इसी वजह से काफी ज्यादा हैरान हैं। और जिस वक्त योर हाइनेस ने ये फैसला सुनाया था तो पूरा का पूरा कमरा 1 मिनट के लिए तो सुन ही हो गया था। और फिर अचानक से प्रोफेसर ह्यूबर्ट जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज से दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि तुम ये चीज डिजर्व करते हो। और इन सभी लोगों की बातें सुनते हुए ब्रदर रल्सन ने हंसते हुए कह रहे थे, ऑफ कोर्स ही डिजर्व करता है। और फिर अचानक से मास्टर डारिया रसल को चिढ़ाने के लिए कहती हैं, अब से तो फिर हमें तुम्हें ड्यूक रसल कहकर पुकारना चाहिए। जिस पर रसल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप तो मेरी मास्टर है ना। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक ड्यूक बन चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं ड्यूक बन चुका हूँ, लेकिन इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी आप सभी लोगों का रसल रेमंड हूँ और सबसे आगे मास्टर में आपका डिसाइबल और अपने सीनियर का जूनियर हूँ। और रसल की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया काफी ज्यादा हैरान और ब्रदर रल्सन और प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल पर प्राउड फील कर रहे थे। और फिर अचानक से मास्टर डारिया भी हंसते हुए कहते हैं, तुम जैसे चाहते हो हम तुम्हें वैसे ही बुलाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर रल्सन रसल को अप्रिशिएट करने के लिए उसकी कमर पर एक स्लैप करते हैं, लेकिन रसल के लिए ये स्लैप काफी ही ज्यादा भारी था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल फाइनली अकेला हो चुका होता है। और फिर अचानक से अपनी सबस्पेस पॉकेट में से एक मैप निकालते हुए कहने लगा, ये मैप एक दूसरे ड्रैगन की लोकेशन को बता रहा है। मैं उसे ढूंढने के लिए तो जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रसल ये सब कुछ क्या ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्या एम्पायर में। एंड फिर अपने मन ही मन में एम्पायर ब्रिटेनिया के बारे में सोचने लगा, हमारी कॉन्टिनेंट का सिर्फ इकलौता एम्पायर और एनिमियन का एक बहुत बड़ा दुश्मन। एम्पायर का एम्परर काफी ही ज्यादा बीमार हो रहा है, जिसकी वजह से सभी के सभी प्रिंस थ्रोन के लिए फाइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एम्पायर ब्रिटेनिया में एंटर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आइडेंटिफिकेशन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे ब्रिटेनिया जाना होगा। और फिर अचानक से पेपर को सहलाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर जाना तो होगा। और वहाँ पर जाते वक्त काफी ज्यादा टाइम लगने के साथ साथ ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, मगर ये चीज हमारे काम जरूर आएगी। सी शिफ्ट होता है और हमें पूरी की पूरी 20 मैन ट्राइब दिखाई जाती है जो कि शिप्स का इस्तेमाल करते हुए एनिमियन की तरफ ही बढ़ रही थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।